अब हम सॉल्व करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स 2017 से 2007 डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले ये प्रॉब्लम ले रहे हैं नीट 2016 फेज 2 का, द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इन द फिगर इज। तो इसको यदि इस फिगर को देखें तो ये किसी सर्किट का पार्ट है, पार्ट ऑफ सर्किट। हमसे पूछा हुआ है VA माइनस VB, और ये VA VB इन दो पॉइंट्स A और B के एब्सोल्यूट पोटेंशियल्स हैं। और किरचॉफ लॉ यहां पर हमको लगाना पड़ेगा, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। हमसे क्योंकि VA माइनस VB पूछा हुआ है तो हम यहां से शुरुआत करेंगे। पहले देख लेते हैं इसमें है क्या। 2 ओम का एक रेजिस्टेंस, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस और एक सोर्स EMF 3 वोल्ट, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का। विल स्टार्ट फ्रॉम A। तो यहां पोटेंशियल कितना एब्सोल्यूट, दैट इज VA। अब आगे जाएंगे, जैसे ही हम मूव करेंगे तो यहां आएगा ड्रॉप, करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप आता है। और ड्रॉप कितने का, करंट इंटू रेजिस्टेंस 2 इंटू 2, और ड्रॉप है इसलिए विल राइट 4 IR का ड्रॉप। और जब इसकी ट्रेवर्सिंग करेंगे बैटरी की, प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो ड्रॉप ऑफ 3 वोल्ट्स। और आगे बढ़ेंगे तो इसमें भी करंट कितना है 2 एम्पियर का, यहां भी ड्रॉप आएगा ऑफ 2, तो -2, और हम रीच कर गए B पर। हमको चाहिए VA माइनस VB, तो ट्रांसपोज करेंगे B को। ये तीनों ऐड होते हैं, 4 + 3 इज 7 + 2 इज 9, -9, उधर जाकर ये बन जाता है 9 वोल्ट। एंड सो द आंसर मस्ट बी +9 वोल्ट। तो किरचॉफ लॉ का एप्लीकेशन था, आंसर D इज करेक्ट। और यदि VB माइनस VA पूछा होता तो अच्छा होता यदि हम यहां से स्टार्ट करते। तब यूं आते समय VB और फिर राइज ऑफ पोटेंशियल, राइज ऑफ पोटेंशियल, राइज ऑफ पोटेंशियल, तीनों वो एडिटिव होते, VA पर रीच करते, ट्रांसपोज करने पर आंसर होता -9 वोल्ट। तो यहां VA माइनस VB पूछा था, इसलिए हमने ट्रेवर्सिंग इस डायरेक्शन में की है। तो इसका आंसर है 9 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं। अब नीट 2016 फेज 2 का ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ फिलामेंट बल्ब 500 watt 100 volt is to be used in a 230 volt main supply. When a resistance R is connected in series, it works perfectly and the bulb consumes 500 watt. The value of R is. तो एक बल्ब है, बल्ब क्या होता है, तो बल्ब कुछ नहीं है, एक रेजिस्टेंस होता है। इट इज अ फिक्स्ड प्योर रेजिस्टेंस, उसके अलावा कुछ नहीं होता बल्ब। और ये जो दिया हुआ है ये इसकी रेटिंग है। 100 वोल्ट पर यूज किए जाने पर, ऑपरेट होने पर, ये 500 जूल पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम करेगा। यानी इसकी जो ये है 500 वॉट, ये है रेटेड वोल्टेज या पार, और ये है इसका रेटेड वोल्टेज। तो बल्ब कुछ और नहीं, रेजिस्टेंस होता है। अब क्या किया आगे, आगे कह रहे हैं कि इस बल्ब को 230 वोल्ट मेन सप्लाई के साथ में जोड़ दिया। डायरेक्टली यदि कनेक्ट कर देंगे 230 के साथ, ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो रेटेड वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा, तो ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। और इसलिए क्या किया होगा, एक रेजिस्टेंस R उसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया होगा। इसको कहते हैं लिमिटिंग रेजिस्टेंस। तो ये बल्ब और उसके साथ मान लो R रेजिस्टेंस इस तरह सीरीज में कनेक्ट हो गया। और ये बल्ब था कितने का, 100 वोल्ट 500 वॉट, रेटेड वोल्टेज और रेटेड वोल्टेज, और सप्लाई कितने की है, 230 वोल्ट की। और यदि ये अभी भी 500 वॉट से एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, 500 जूल पर सेकेंड ही एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब इसको जो वोल्टेज मिला होगा वो वोल्टेज 100 वोल्ट के ही बराबर होगा, उसके रेटेड वोल्टेज के बराबर। यानी इसके अक्रॉस, बल्ब के अक्रॉस अभी भी वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट। और हमें सीरीज की प्रॉपर्टी मालूम है, यहां पर हुआ कुछ नहीं है, 2 रेजिस्टेंसेस सीरीज में आ गए, और सीरीज में आने की वजह से वोल्टेज का होगा डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिवाइड होगा वोल्टेज। और 100 वोल्ट यदि इसके अक्रॉस आया है तो 130 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ जाएगा। हमको बताना है इसका ही वैल्यू, इस R का। अब आगे बढ़े तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, यहां पर हमको क्या क्या पता है, इसका पार और इसका वोल्टेज। और हम पार का फॉर्मूला जानते हैं VI, P = VI। तो 500 = 100
आई, तो हम ये बतला सकते हैं कि इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो होगा 5 एम्पियर के बराबर, जो सर्किट का भी करंट हो जाएगा 5 एम्पियर। इस बल्ब से भी 5 एम्पियर और इस रेजिस्टेंस से भी 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा। और अब हमको इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है, तो वोल्टेज पता है, करंट पता है, हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए। ओम्स लॉ लगा देंगे, R equals to V by I. Voltage is 130 and the resistance, the current is 5 ampere. ओम में आंसर आ जाएगा 5 2 10, 5 6 ये होगा 5 2 10, 5 6 30, yes 26 ओम ये आंसर होना चाहिए। इसमें देखते हैं तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नीट 2015 पेपर 1 का ही एक और क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल। अक्रॉस अ मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, द क्वांटिटी विच रिमेन कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर इज। ये 4 क्वांटिटीज की बात की हुई है। हमको क्या दिया हुआ है, एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर, सपोज ये है वो कंडक्टर, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, और इसके अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है, प्लस ये माइनस, ऐसा। अब पूछा क्या जा रहा है, द क्वांटिटी विच रिमेन कांस्टेंट। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर तो है करंट, करंट डज नॉट चेंज। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी नेगेटिव टर्मिनल से जितने इलेक्ट्रॉन्स अंदर एंटर होंगे उतने ही पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेंगे इस कंडक्टर में। टर्मिनल में इसलिए कह रहा हूं, यहां पर ये लोअर पोटेंशियल का पॉइंट है, ये हायर पोटेंशियल का, इधर से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जितने अंदर एंटर होंगे उतने ही बाहर निकलेंगे। रीजन क्या है कि अंदर कोई ना सोर्स है ना कोई सिंक है, और चार्ज ऐसा भी कह सकते हैं कि चार्ज तो कंजर्व्ड होता है, कम आया और ज्यादा चला गया ऐसा नहीं होगा, भले ही क्रॉस सेक्शन बदल गया हो। तो करंट अलोंग लेंथ कांस्टेंट होता है, आंसर तो इसका करंट है। पर ये देखते हैं कि बाकी सब क्यों गलत है। करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू होता है करंट अपॉन एरिया, और क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदलता चला जा रहा है तो J को तो बदलना चाहिए, मतलब J कांस्टेंट नहीं होता। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए I इज इक्वल टू NEA VD, ये फॉर्मूला याद लाइए, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो VD विल बी I अपॉन NEA। तो यहां I भले ही कांस्टेंट हो, N भी कांस्टेंट है, N इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आल्सो वेरीज अलोंग द कंडक्टर। अब जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बदलती ही है, जैसे यहां पर हम देखें ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो फील्ड इधर काम कर रही होगी इस तरह से। कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होती है, वो वाली प्रॉपर्टी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की है। इक्विलिब्रियम में जीरो होता है कंडक्टर के अंदर फील्ड, वो वहां की प्रॉपर्टी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर के अंदर फील्ड एग्जिस्ट करती है, और हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता जाता है, मतलब बदलता है। उल्टा बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल यदि चेंज होता जा रहा है, ये हायर ये लोअर पोटेंशियल वेरी कर रहा है, तो फील्ड भी वेरी कर रही होगी, मतलब फील्ड इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट, यानी करंट कांस्टेंट होता है, बाकी सब क्वांटिटीज वेरी कर रही होती हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब नीट 2016 फेज 2 का ही फिर से एक प्रॉब्लम करते हैं। द गिवन सर्किट हैज 2 आइडियल डायोड्स कनेक्टेड एज शोन इन फिगर बिलो। द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R1 विल बी। ये रेजिस्टेंस R1 और इससे फ्लो होने वाला करंट हमको बताना है। ये 2 डायोड्स हैं D1 एंड D2, 2 और रेजिस्टेंसेस हैं, और एक बैटरी या सेल लगा हुआ है 10 वोल्ट का सोर्स। हमको बताना है इससे फ्लो होने वाला करंट। तो इसमें डायोड लगे होने पर ऐसा लगता है जैसे इसको सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर की प्रॉपर्टीज से सॉल्व करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भी एक सर्किट ही है। और डायोड बताया है हमको कि आइडियल डायोड है। अब आइडियल डायोड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब ये फॉरवर्ड बायस होता है, फॉरवर्ड बायस मतलब जब इसका P सेक्शन हायर पोटेंशियल पर हो और N लोअर पोटेंशियल पर, तब हम बोलते हैं कि ये फॉरवर्ड बायस्ड है। और फॉरवर्ड बायस्ड होने पर इसके रेजिस्टेंस को हम जीरो रिगार्ड कर लेंगे, क्योंकि ये आइडियल डायोड है। और यदि ये रिवर्स बायस्ड है, यदि इसका P
रीजन ये लोअर पोटेंशियल पर हो और एन रीजन हायर पोटेंशियल पर हो, तब ये रिवर्स बायस्ड कहलाता है और इसके रेजिस्टेंस को हम इनफाइनाइट मान लेंगे। वो पार्ट सर्किट का जहां पर ये रिवर्स बायस्ड होगा वो ओपन सर्किट हो जाएगा। बस इस प्रॉपर्टी को ध्यान रख के इसको आराम से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहां ध्यान दें, ये हमारा सेल और ये इसकी पोलैरिटीज, यहां पोटेंशियल पॉजिटिव, तो इसको भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल इसके एन रीजन को। तो इसका एन रीजन पॉजिटिव और पी रीजन नेगेटिव हो गया, यानी ये जो डायोड है ये हो गया रिवर्स बायस्ड। और आगे बढ़े तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी ये डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस्ड। तो ये काम करेगा, ऑपरेट होगा, और ये काम नहीं करेगा। और ये किसके जैसा काम करेगा, कंडक्टर जैसा काम करेगा। यानी इसको अब भूल जाए, यहाँ एक वायर लगा हुआ ऐसा मान ले और करंट इस तरह से फ्लो होगा बस। अब यदि यहां रेजिस्टेंस है 2 ओम और यहां भी कितना है 2 ओम, यानी नेट रेजिस्टेंस कितना हुआ, इक्विवेलेंट इज 4, और सोर्स लगाया है 10 वोल्ट का, यानी करंट विल बी वोल्टेज यानी 10 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस, 2.5 एम्पियर करंट सर्किट में से फ्लो होगा और वो इस तरह से फ्लो होता जाएगा। और ये जो ब्रांच है जिसमें हमने बोला आपसे कि रिवर्स बायस्ड डायोड लगा हुआ है, इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगा ना, आंसर होना चाहिए 2.5 एम्पियर के बराबर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब नीट 2016 फेज 1 का क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर पर बेस्ड। A potentiometer wire is 100 centimeter long and a constant potential difference is maintained across it. तो पोटेंशियोमीटर का सर्किट आपको याद आ गया होगा। ये पोटेंशियोमीटर वायर, इसके साथ क्या क्या लगाते हैं हम, एक स्टैंडर्ड बैटरी, सिर्फ आपको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, एक रियोस्टेट, एक की, और ये होता है प्राइमरी सर्किट। ये ए बी इज पोटेंशियोमीटर वायर। आगे कह रहे हैं 2 cells are connected इन सीरीज फर्स्ट टू सपोर्ट वन अनदर। 2 सेल इस तरह जोड़ें कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल अगले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा होगा, तभी ये सपोर्ट में होते हैं। ये कैसे मालूम पड़ा, किरचॉफ लॉसेस देखें, यूं जाएंगे यदि तो हम क्या आएगा, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल। ऐसे आएंगे तो राइज राइज, यानी दोनों एडिटिव होंगे ईएमएफ। यदि ये E1 है और ये E2 है तो नेट ईएमएफ होगा E1 प्लस E2। आगे बोल रहे हैं सीरीज फर्स्ट टू सपोर्ट वन अनदर एंड देन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन की जगह ये कहना था देन इन ईच अदर, और जब एक दूसरे का वो ऑपोज कर रहे हैं तो समझ जाना चाहिए कि एक का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तब ये सेल E1 और ये E2 दोनों ऑपोज में होंगे। एक की चार्जिंग होगी, एक की डिस्चार्जिंग होगी। नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, यदि E1 बड़ा है तो हम लिख सकते हैं E1 माइनस E2। ये ऑपोज वाली बात हो गई, और ये सपोज वाली बात हो गई। जब दोनों एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं तब वो E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो हमसे कहा है कि 100 सेंटीमीटर लॉन्ग कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस जिसके अक्रॉस मेंटेन है, ऐसा वायर है पोटेंशियोमीटर वायर। 2 सेल हमने कनेक्ट किए सीरीज में, पहले सपोर्ट करने वाले फिर ऑपोज करने वाले, और बैलेंस पॉइंट्स इन दोनों केसेस में मिल रहे हैं 50 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एंड। ये है पॉजिटिव एंड उस वायर का। यहां जोड़े गए होंगे वो 2 सेल्स, जैसे सपोर्ट में जोड़ रहे हैं तो इस तरह जोड़ा होगा उन्हें। ये होगा गैल्वेनोमीटर और ये जॉकी। तो बैलेंस पॉइंट मिला होगा, इसके साथ बैलेंस पॉइंट मिल रहा है 50 सेंटीमीटर, और दूसरी बार वो बैलेंस पॉइंट मिल रहा है 10 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका फॉर्मूला याद लाएं। हमको मालूम है पोटेंशियल ग्रेडियंट यदि हम बोले K है और बैलेंसिंग लेंथ L है, तो ये बैलेंस हम कर रहे होते हैं ईएमएफ। तो पहले केस में क्या होगा, E1 प्लस E2 विल बी इक्वल टू K L1। L1 इज 50 सेंटीमीटर, ये सपोर्ट के समय, और E1 को लार्जर अज्यूम करते हुए E1 माइनस E2 विल बी K टाइम्स 10 सेंटीमीटर। ऐसी 2 इक्वेशंस हमको मिल जाएंगी। हमको बताना क्या है, द रेशो ऑफ ईएमएफ्स, इनका रेशो बताना E1 बाई E2। तो डिवाइड कर लें इसे, पहले हमें ऐसा मिलेगा E1 प्लस E2
अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 5/5 ही मिल जाएगा सीधे, 5/50/10, यानी यहाँ 5 मिला, 5/1 लिख लेता हूं मैं इसे। यूनिट आप कन्वर्ट करते भी, चिंता करते भी कि एक यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर होना चाहिए, वोल्ट पर मीटर हुई, इसे मीटर में आपने कन्वर्ट किया तो भी वो रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5:1 ही आएगा, इसलिए फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करेंगे, हम कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो ले लेंगे। इसका मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को पहले ऐड करो, E1 प्लस E2 प्लस E1 माइनस E2। न्यूमरेटर में यहां लिखता हूं मैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करना और फिर नीचे न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देना। इसको कहते हैं टेक कंपोनेंडो डिविडेंडो लेना। तो टेकिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, जब इसको ऐड करेंगे E2 कैंसिल होके 2E1 मिलेगा। नीचे अब क्या करना है हमको, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये माइनस करते समय E1 माइनस E2 प्लस हो जाएगा, E1 कैंसिल होके 2E2 यहां आ जाएगा, यहाँ E2 आ जाएगा, 2E2। इसको लेकर इसमें से सब्ट्रैक्ट करने जा रहे थे तब E2 ऐसा बन गया, 2E2, E1 कैंसिल हो गया। यही काम हमको इधर भी करना है। इधर करते समय वो क्या होगा, 5 + 1, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो ये 2 कैंसिल आउट हुआ, E1 बाय E2 बराबर हो जाएगा 6/4, यानी 3/2, और यही रेशो है दोनों EMFs का। E1 by E2 is 3:2, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब नीट 2016 फेज 1 का ही करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक और क्वेश्चन करते हैं। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस R वेरीज विद टाइम t as Q equals to AT minus BT square, where A and B are positive constants. The total heat produced in R is, ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये इक्वेशन हमको बता रहा है कि चार्ज टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो हम करंट निकालना चाहेंगे, तो करंट कैसा होगा, करंट के लिए इक्वेशन हम लगाएंगे, मतलब फॉर्मूला dq dt, d dt q, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी इस इक्वेशन को हमको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो हमको करंट मिल जाएगा d dt at माइनस bt स्क्वायर। सॉल्व करें तो ये कांस्टेंट बाहर, dt dt 1, यहां पर आएंगे तो ये 2bt हो जाएगा, ये करंट आ गया। और यहां ध्यान दें तो ये करंट जो है वो भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है, मतलब वेरिएबल करंट है, कांस्टेंट करंट नहीं है। और कांस्टेंट करंट नहीं है इसलिए आप I2RT ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। फिर हीट प्रोड्यूस्ड कैसे आएगी, तो पहले DH निकालना पड़ेगा, एलिमेंट्री हीट प्रोड्यूस्ड, और फिर उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि करंट वेरिएबल है। एक प्रॉब्लम ये, दूसरी प्रॉब्लम यह है कि टाइम की हमको लिमिट्स नहीं पता, टाइम कहां से कहां, किस टाइम इंटरवल की बात हो रही है ये हमको नहीं पता, तो हमको यहां पर कुछ सपोजिशन करना पड़ेगा। सपोजिशन ये कि कब तक करंट पॉजिटिव रहा और जीरो, पॉजिटिव रहते हुए घट घट कर जीरो नहीं हो गया, वो इंटरवल हमको फाइंड करना है। मतलब कहने का ये कि यदि हम यहां पर इस इक्वेशन पर ध्यान दें तो करंट किस तरह वेरी करेगा टाइम के साथ, टाइम जब बढ़ता जाएगा, ये टाइम यदि इंक्रीज होता जाएगा, ये घटने वाली क्वांटिटी बढ़ेगी, करंट कम होता जाएगा। मान लो रहा पॉजिटिव पर घटता चला गया और कब तक जीरो हो गया, मतलब अब हम वो पॉइंट ऑफ टाइम निकालना चाहते हैं, t = 0 से वो पॉइंट ऑफ टाइम जब करंट जीरो हो गया, तो उसके लिए हम इसको कर देंगे जीरो, I को जीरो डाल दें यदि, तो A-2bt, यानी t = हो गया A/2b, यानी t बराबर 0 से t = A/2b इन लिमिट्स तक करंट पॉजिटिव रहा और घट घट कर इतने इंटरवल के बाद वो जीरो हो गया। ये मानकर ही हमको हीट प्रोड्यूस निकालना पड़ेगा। उस लिहाज से ये सवाल ठीक नहीं है, गलत है, क्योंकि इस टाइम के बाद, इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद करंट भले ही नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होना मतलब उसने डायरेक्शन चेंज कर लिया, फिर भी हीट प्रोड्यूस तो होती ही रहेगी। तो यहां पर ये सपोजिशन हमको
ये अप्रॉक्सीमेशन लेना ही पड़ेगा कि वो पॉजिटिव रहा तब तक और घट घट कर जीरो नहीं हो गया, उस लिमिट तक, उस पॉइंट ऑफ टाइम तक हमको हीट प्रोड्यूस निकालना है। तो इक्वेशन कोई बहुत अच्छा नहीं है। आगे बढ़े, पहले डीएच कितना होगा ये बताइए। डीएच क्या होगा? तो डीएच मतलब आई स्क्वेयर। आई स्क्वेयर मतलब ये करंट, ये हमको मालूम है, ए माइनस 2bt होल स्क्वायर, आई स्क्वेयर आर डी टी। रेजिस्टेंस तो हमको आर दिया हुआ है, इसको ओपन करके ऐसे लिख लेंगे, ए स्क्वेयर प्लस 4b स्क्वेयर, मैं लिख रहा हूं यहां पर इसकी स्क्वेयरिंग, 2b स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस 2 यानी 4 कर देता हूं इसे मैं, 4ab टी, ये 2ab लिख दिया मैंने, 2ab और सबके साथ में आएगा आर भी और dt भी, और फिर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमको फिर हीट प्रोड्यूस मिलेगी। इन लिमिट्स के बीच उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा डीएच को। तो क्या होगा? H इज इक्वल टू इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल, इन तीनों टर्म्स का अलग अलग करना पड़ेगा। उसमें से आर को मैं बिल्कुल बाहर कर देता हूं, सबसे बाहर, और पहली टर्म है ए स्क्वायर डी टी, ए स्क्वायर डी टी इंटीग्रल और लिमिट्स 0 टू a/2b, ये पहली टर्म, प्लस या सेकेंड टर्म वो वाली ले लेते हैं पहले, इंटीग्रल माइनस, ये माइनस इंटीग्रल 4ab/t dt और लिमिट्स 0 से a/2b। उसके बाद ये वाली टर्म ले लेते हैं, प्लस इंटीग्रल 4b स्क्वायर टी स्क्वायर dt फ्रॉम 0 टू a/2b। इनको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये r तो बाहर है, ये भी कांस्टेंट है, बाहर आएगा a स्क्वायर बनकर, इंटीग्रल dt होगा t और फिर उसमें लिमिट्स आएंगी, t में लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट तो 0 है, मतलब इसी की हमें जरूरत है यहाँ, इंटू a/2b, इसका आंसर हो जाएगा माइनस, अब ये 4ab ये सब बाहर, क्योंकि ये तीनों कांस्टेंट्स हैं, टी डी टी होगा टी स्क्वायर बाय 2, टी स्क्वायर बाय 2 मतलब इसका स्क्वायर करो, ए स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर, और ऑलरेडी 2 आ रहा है वहां, अपॉन 2 वाला ये 2 हो गया, ये एक टर्म आएगी। इसके बाद अब यहां चाहें तो आप पहले ही कैंसिल कर दें, ये 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, एक b से एक b भी कैंसिल हो रहा है, ऊपर बच रहा है ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन 2b, यानी ये टर्म और ये टर्म तो बराबर है। आगे बढ़े, प्लस अब यहां आएंगे तो क्या होगा? अब इसमें इसे सॉल्व करें आगे तो 4b स्क्वायर बाहर, और ये होगा t3/3, t क्यूब्ड बाय 3, और इसको करना पड़ेगा क्यूब, यानी a क्यूब अपॉन 2ab क्यूब मतलब 8b क्यूब, 8b क्यूब इंटू वो 3 फॉर्मूले से आया हुआ, इधर से इंटीग्रेट करते समय आया हुआ, ऐसा सब कुछ आया। अब आप क्या कर सकते हैं? तो या तो आप ये करिए कि ये b स्क्वायर से ये b स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, यानी सिर्फ एक b यहां बचेगा, ये दो टर्म मैं कैंसिल कर सकता हूं, ये देखो a क्यूब अपॉन 2b, ये भी a क्यूब अपॉन 2b है, यानी ये सब खत्म, सिर्फ ये बचता है, और यहां r आ ही रहा है बाहर से, r इंटू ये सब कुछ, a क्यूब अपॉन 4 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 और b, यानी फाइनली बन गया इस तरह का फॉर्मूला, आंसर a क्यूब r अपॉन 6b, और इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो गया। तो ये सपोजिशन पर बेस था, ये मानते हुए कि ये इंटरवल है जिसमें हमको हीट प्रोड्यूस्ड फाइंड करना है। तो ऐसा सवाल आए तो भले ही वो बाद में कैंसिल होता हो, पर हमको कुछ ना कुछ आंसर टिक करके आना चाहिए। यदि सही हुआ, ठीक ठाक है, तब तो बहुत ही अच्छा, अदरवाइज आपको बोनस मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब नीट 2016 फेज 1 का एक और क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का, कंसिडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल। फिर से वैसे ही आइडियल डायोड का सवाल आ गया। द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए बी। तब इस डायोड की तरफ ध्यान दें तो
तो ये जो पी रीजन है जिसको हम ट्रायंगल से दिखाते हैं, ये कनेक्टेड है +4 के साथ, मतलब प्लस हायर पोटेंशियल, और ये एन रीजन ये नेगेटिव, यानी ये कैसा है, तो हम बोलेंगे कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस है। और यदि ये फॉरवर्ड बायस है तो फिर ये कंडक्ट करेगा और कंडक्टर जैसा ही बिहेव करेगा, इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस है ही नहीं या डायोड है नहीं ऐसा मानकर हम काम करेंगे। अब इधर से इधर जाने पर करंट हमको फाइंड आउट करना है, तो यहां देखें पहले पोटेंशियल का क्या हुआ, +4 से हो गया वो, मान लो करंट लिख लें यहां पर हम I, ऐसा भी कर सकते हैं, हम किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं। यहां खड़े हो गए, यहाँ एब्सोल्यूट पोटेंशियल है 4, आगे बढ़ेंगे तो करंट की डायरेक्शन में आएगा ड्रॉप, यानी 1 × I। ये किलो ओम है, आप चाहें तो इसे ओम में 1000 ओम लिख सकते हैं, तो -1000 × I, तो कहां रीच कर गए, हम आ गए -6 पर, ऐसा भी किया जा सकता है। अब ट्रांसपोज करें तो I × 10⁻³ इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो ये 10 बन गया, यानी I कम्स आउट 10/10⁻³, मतलब 10⁻² एम्पियर, 1/10⁻² एम्पियर, मतलब 10⁻⁻² एम्पियर। ऑप्शन ए मस्ट बी द करेक्ट वन। अब ये नीट 2015 पेपर 2 का एक और क्वेश्चन करते हैं। इन द गिवन फिगर डायोड डी इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R equals to 100 ohm and an EMF of 3.5 volt. If the barrier voltage developed across the diode is 0.5 volt, the current in the circuit will be, ये कुछ आंसर्स दिए हुए हैं, ये सर्किट डायग्राम, ये है वो सोर्स EMF 3.5 वोल्ट का, ये रेजिस्टेंस R 100 ओम का, और ये डायोड लगा हुआ है। तो डायोड देखें पहले, ये फॉरवर्ड बायस है, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है इसका P रीजन, और N रीजन है नेगेटिव टर्मिनल से, यानी फॉरवर्ड बायस्ड डायोड है। और इसका बैरियर वोल्टेज मतलब जो डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस होता है वोल्टेज, इससे कम वोल्टेज यदि लगाएंगे तो कंडक्ट ही नहीं करेगा, और इससे थोड़ा भी ज्यादा होने पर करंट एकदम फ्लो होने लगता है, ये कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगता है। तो हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे बोला हुआ है करंट बताओ सर्किट में कितना है। तो अब हम सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, जैसे कि दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देते हैं तो ये वोल्टेज डिवाइड होता है, तो यहां भी ऐसे ही होगा, डायोड के अक्रॉस इसका बैरियर वोल्टेज ये अपीयर होगा, और बचा हुआ 3 वोल्ट होगा रेजिस्टेंस 100 ओम के अक्रॉस। बस इतना सा काम करना था। हमको करंट चाहिए तो करंट हो जाएगा, इसी से निकाल सकते हैं हम करंट की वैल्यू, I is equals to V/R, V is 3 upon R is 100, तो एम्पियर में ये वैल्यू आएगा 3 × 10⁻⁻² एम्पियर, ये आंसर होगा। पर हमको आंसर निकालना है मिली एम्पियर में, मिली एम्पियर के लिए इसे 10 से और डिवाइड करना पड़ेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दें, तो ये एम्पियर में है, अभी आगे आंसर आ जाएगा 30 मिली एम्पियर, एंड सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। अब ये नीट 2015 पेपर 2 का ही एक और क्वेश्चन करते हैं। 2 मेटल वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस are connected in series. If sigma 1 and sigma 2 are the conductivities of metal wires respectively, the effective conductivity of the combination is. तो हमें याद लाना पड़ेगा ये कंडक्टिविटी क्या होती है। तो हम जानते हैं कि कंडक्टिविटी यानी 1/रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को ही कंडक्टिविटी कहते हैं, और रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कंडक्टेंस कहते हैं, ये हम जानते हैं। और फिर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यदि हमें मालूम है, R is equals to ρl/A, और रो को हम लिख सकते हैं 1/सिग्मा, यानी L/A सिग्मा, ऐसा लिखा जा सकता है। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहां पर हमसे क्या बोला हुआ है कि दो आइडेंटिकल वायर्स हैं और उनको सीरीज में ऐड किया है। सीरीज में हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, इक्विवेलेंट R1 + R2, और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो रिलेशन रेजिस्टेंस के लिए होता है वही रेजिस्टिविटी के लिए होगा, और कंडक्टिविटी के लिए वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे आपसे पूछें कि सीरीज में कंडक्टेंस कितना होगा,
तो कंडक्टेंस क्योंकि कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो 1/G1 + 1/G2 ऐसा सोचना पड़ेगा। और रेजिस्टिविटी कितनी होगी, तो वो ρ1 + ρ2 हो जाएगी, और कंडक्टिविटी कितनी होगी, तो 1/σ1 + 1/σ2 हो जाएगी। वही चीज पूछी हुई है, 1/σ मतलब इक्विवेलेंट = σ1 + 1/σ2। सॉल्व करेंगे तो सिग्मा आ जाएगा σ1 σ2 अपॉन σ1 + σ2। रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। यहाँ डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। बस उन दोनों वायर्स की जगह एक वायर इस कंडक्टिविटी का लगाकर भी उसी वोल्टेज के अक्रॉस उसे जोड़े जाने पर उतना ही करंट बहेगा, इसलिए हम इसे इक्विवेलेंट कह रहे हैं, यानी प्रोडक्ट अपॉन सम, यानी आंसर जो है वो डी करेक्ट होना चाहिए। अब नीट 2015 पेपर 2 का एक और क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर का करते हैं। अब पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ EMF E0। तो ये प्राइमरी सर्किट के बारे में बात हो गई। अब इसको सॉल्व जब भी करना है तो आप बेसिक्स पे जाओ। पोटेंशियोमीटर के सवालों को करने के लिए एकदम आंसर पे जंप नहीं करना चाहिए, पहले से ध्यान से पढ़िए और बेसिक जो हमने सर्किट पढ़ा हुआ है पोटेंशियोमीटर का उस पर जाकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L, आप जानते हैं कि हम पहले प्राइमरी सर्किट बनाते हैं। ये वो पोटेंशियोमीटर का वायर, उसकी लेंथ L और उसका रेजिस्टेंस R आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ EMF E0। ये वो E0 स्टैंडर्ड बैटरी, और रेजिस्टेंस R1 हो सकता है ये रियोस्टेट लगा हुआ हो यहाँ R1, या इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो। ये बैटरी हमको E0 दी हुई है, और यहाँ एक की लगाकर इस तरह यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। ये वायर है A से B तक, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, और ये सर्किट कहलाता है प्राइमरी सर्किट। आगे कह रहे हैं एन अननोन EMF इज बैलेंस्ड एट अ लेंथ L ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। आपको मालूम है कि इस एंड से ये पॉजिटिव टर्मिनल है उस बैटरी का, जो एक्सपेरिमेंटल सेल है उसका भी पॉजिटिव टर्मिनल यहां जोड़ते हैं। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से गैल्वेनोमीटर और फिर जॉकी, वो सेकेंडरी सर्किट होता है। हमको बताना है EMF कितना होगा यदि वो बैलेंसिंग लेंथ L है। तो बैलेंसिंग लेंथ पर जाने से पहले हम प्राइमरी सर्किट का करंट फाइंड आउट करते हैं। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो करंट होगा EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। EMF कितना E0 और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो यहाँ दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक R1 और एक खुद इस वायर का, यानी R + R1। ये है करंट इन द प्राइमरी सर्किट, मतलब इस वायर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, इतना E0 अपॉन R + R1। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V = IR। इस वायर के अक्रॉस ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इनटू उस वायर का अपना रेजिस्टेंस। तो कितना है रेजिस्टेंस उस वायर का खुद का, R, तो इनटू R कर दिया। और इधर से इधर जाने पर पोटेंशियल का आता है ड्रॉप, यानी यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हो गया है। वो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, के वो होगा V/L। ये वोल्टेज E0 इंटू R अपॉन R + R1, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं और इसकी लेंथ से डिवाइड कर देते हैं अपॉन L। इतना होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको हम वोल्ट पर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। ये प्राइमरी सर्किट बन जाने के बाद हमने लाया होगा वो दूसरा सेल, जिसका EMF हमें फाइंड आउट करना है, ये एक्सपेरिमेंटल सेल, उसके नेगेटिव टर्मिनल से गैल्वेनोमीटर जोड़कर सीरीज में, और ये जॉकी इसके ऊपर चलाई होगी, और ये बैलेंसिंग लेंथ हमको मिली है स्मॉल l, यानी A-J के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जो हमें फाइंड करना है, वो EMF के बराबर है, और वो होगा K × L। ये K × L, मतलब इसमें एक L और ला देना है, बस E0 L R अपॉन R + R1 इंटू कैपिटल L, और यही इस सवाल का जवाब होगा। तो इसमें से चेक कर लेते हैं, R E0 L अपॉन R + R1 इंटू L, यही करेक्ट आंसर दिखाई पड़ रहा है। इसमें कैपिटल L ऊपर चला गया, स्मॉल l नीचे, D नहीं बल्कि B जो है वो करेक्ट आंसर है। ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो पोटेंशियोमीटर के सवालों को इस तरह बेसिक्स पर जा। नीट 2015 का ही एक और क्वेश्चन,
A circuit contains an emitter, a battery of 30 volt and a... अब नीट 2015 का ही एक और क्वेश्चन कर रहे हैं. A circuit contains an emitter, a battery of 30 volt and resistance of 40.8 ohm, all connected in series. पहले यही काम कर लेते हैं. ये एमीटर A और इसके साथ सीरीज में एक 30 वोल्ट का सोर्स और एक रेजिस्टेंस, ये तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं. ये 40.8 ओम का रेजिस्टेंस. आगे कह रहे हैं इफ द एमीटर हैज अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 480 वोल्ट, मतलब इस एमीटर की जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस 480 ओम है एंड अ शंट ऑफ 20 ओम, देन द रीडिंग इन द अमीटर इज. तो ये खुद कितने का रेजिस्टेंस है? अमीटर जो है वो खुद उसका रेजिस्टेंस है 480 ओम और वो शंटेड है, एस बोल देते हैं हम उस शंट को, कितने से? 20 ओम से. हमको बताना है इसकी रीडिंग कितनी आएगी. तो ये रीड करेगा ये वाला करंट जो सर्किट में फ्लो हो रहा होगा. मतलब हमको ये आई चाहिए. बस ये दोनों कैसे हो गए? पैरेलल में. पैरेलल में हो गए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों का कितना होगा? आर इक्विवेलेंट होगा प्रोडक्ट अपॉन सम, यानी 20 इंटू 480 अपॉन 20 प्लस 480 दैट इज 500. ये दो जीरोस कैंसिल आउट होते हैं. 48 इंटू 2 96/5 कह सकते हैं हम उसे हाल फिलहाल. इतने ओम का ये रेजिस्टेंस हो गया यहां पर. इसको सॉल्व कर देते हैं तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 और फिर 5 1 जा 5, 5 9 जा 45.2, 19.2 ओम ये रेजिस्टेंस आ जाएगा यहां पर. और ये इसके साथ आ जाएगा सीरीज में. इसको आर इक्विवेलेंट डैश कह देते हैं. ये मैंने इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड आउट किया है. सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 19.2 प्लस 40.8, क्योंकि ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं. तो अब कितना हो गया? ये 60 हो जाएगा. 0.8 प्लस 0.2 ये तो 1 हो गया. वो इसको बना देगा 20 और 40 60 ओम हो गया. इज इक्वल टू 60 ओम. यानी ये रेजिस्टेंस कुछ नहीं, एक 30 वोल्ट की बैटरी और ओवरऑल उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? एक रेजिस्टेंस 60 ओम का. तो करंट कितना होगा? तो I इज इक्वल टू V बाय R. 30/60 यानी 0.5 एम्पियर का करंट इसमें से फ्लो होगा और इसी को वो रीड करेगा. यानी आंसर ए करेक्ट है. कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि ये करंट यहाँ आके डिवाइड होगा तो कुछ करंट इसमें से जाएगा कुछ इसमें से. वैसा यदि डिवीजन हुआ होता तो ऐसे आसान से आंसर्स नहीं होते, फिर कुछ डिफिकल्ट टाइप का आंसर होता, क्योंकि यहाँ रेशो बहुत गड़बड़ है दोनों का. तो इसमें आंसर इसे ही टिक करना पड़ेगा. तो 0.5 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर. अब नीट 2015 में पूछा हुआ पोटेंशियोमीटर का सवाल फिर से. ये पेपर 1 में पूछा गया था और न्यूमेरिकल है, इसमें नंबर्स दिए हुए हैं कुछ. पिछला जो हमने सवाल किया था वो अलजेब्रिकली किया था. अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ 4 मीटर. ये वो 4 मीटर लंबा वायर पोटेंशियोमीटर का और उसका रेजिस्टेंस 8 ओम. द रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर. इस वायर के साथ सीरीज में एक कौन सा रेजिस्टेंस जोड़ा जाए? मतलब वो रियोस्टेट की बात हो रही है. मान लो आर जोड़ा जाए और क्या जोड़ा जाए? एक्यूमुलेटर ऑफ 2 वोल्ट. ये 2 वोल्ट का एक्यूमुलेटर, मतलब वो स्टैंडर्ड सेल. सो एज टू गेट पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर. मतलब इस वायर पर 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट मिलने के लिए इस वायर के साथ सीरीज में कौन सा रेजिस्टेंस लगाया जाना चाहिए, ऐसा पूछा गया है. तो फिर हम अपनी बेसिक थ्योरी पर आए. यह है वो पोटेंशियोमीटर वायर, यहां से यहां तक ए बी. इसमें करंट कितना है? इसी वायर पे हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए. करंट कितना होगा? तो करंट होगा ईएमएफ यानी 2 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R प्लस 8 या 8 प्लस R. ये हो गया करंट इन द वायर. करंट आ गया तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V इज इक्वल टू IR. इसमें से बहने वाला करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस, मतलब इंटू 8 कर देना है. 16 अपॉन R प्लस 8. ये आ गया वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस.
और ए और बी के बीच है ये पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन एल, मतलब 4 मीटर से इसे डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा के, पोटेंशियल ग्रेडियंट V बाय एल, मतलब 16 अपॉन R प्लस 8 टाइम्स 4। पर ये आंसर किस में आएगा? वोल्ट पर मीटर में, क्योंकि अब हम मीटर में काम कर रहे हैं, वोल्ट में काम कर रहे हैं, मतलब SI यूनिट्स में आएगा ये। और ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट और इसे मिलना है इतना 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर, 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर। मिलीवोल्ट को वोल्ट में और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके इसके साथ इक्वेट कर लेंगे। तो ऊपर मिलीवोल्ट का वोल्ट बनाना है तो 10⁻³ अब ये वोल्ट हुआ, और नीचे सेंटीमीटर का मीटर, मतलब 10⁻²। इसको सॉल्व करें, ये ऊपर जाता है तो ये 1/10 हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया है और ये 1/10 हो जाएगा इसको सॉल्व करने पर इन दोनों को। तो ये 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 40 = R प्लस 8। हमको चाहिए वो R, तो R आ गया 32 ओम के बराबर, और यही इस सवाल का जवाब होगा 32 ओम। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। और फिर से नीट 2015 पेपर 1 का क्वेश्चन, ABCR वोल्ट मीटर्स ऑफ रेजिस्टेंस R 1.5R and 3R respectively as shown in figure. When some potential difference is applied between X and Y, या मैं X और Y लिखना भूल गया हूं, between X and Y, the voltmeter readings are VA, VB, VC respectively. Then, तो वोल्टमीटर का कोई चक्कर नहीं है, ये सिर्फ 3 रेजिस्टेंसेस हैं बस। ये पहले वाले का रेजिस्टेंस बताया है R, ये है VA, ये A की बात कर रहे हैं, वोल्टमीटर A की। दूसरा ये जो B है, VA नहीं बल्कि A, और ये जो B की बात कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस है 1.5R, और तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो ये C, वो है 3R के बराबर। मतलब 3 रेजिस्टर्स की ग्रुपिंग है और उसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज लगाया, ऐसा कहा गया है। हमको बताना है इनके अक्रॉस आने वाले, तीनों वोल्ट मीटर्स के अक्रॉस आने वाले वोल्टेजेस के बीच रिलेशन। तो हम क्या करें, हमको ये करना चाहिए कि इन दोनों का हम इक्विवेलेंट फाइंड कर लें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये है R और ये है 1.5R इंटू 3R, क्योंकि पैरेलल में ये दोनों 1.5R इंटू 3R अपॉन 4.5R। एक R से एक R कैंसिल, ये 3 टाइम्स, मतलब ये R हो गया। ये भी R है और ये इन दोनों का इक्विवेलेंट भी कितना है, R है। और अब सीरीज की प्रॉपर्टी से सोचें कि यदि वोल्टेज V लगाया होगा तो ये इक्वली शेयर कर लेंगे सीरीज में। और सीरीज में क्या होता है, सीरीज में हम जानते हैं V बराबर IR से, करंट सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड्स इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये रेजिस्टेंसेस बराबर हैं तो इनके करंट्स भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, वोल्टेज भी बराबर हो जाएंगे। तो दोनों इक्वल वोल्टेज शेयर कर लेंगे। और अब ये दोनों हमने इनके भी हाफ बनाए हुए हैं। अब पैरेलल की प्रॉपर्टी से सोचें कि यदि इसके ऊपर वोल्टेज आया होगा V डैश, या क्लियरली वो V/2 हो जाएगा यदि हम V लगा रहे होंगे। और V/2 यदि इक्विवेलेंट पे आया है तो इंडिविजुअली भी इन पर कितना होगा, V/2, और इसके ऊपर तो V/2 था ही, यानी तीनों के अक्रॉस वोल्टेजेस इक्वल हो जाएंगे। VA = VB = VC अनएक्सपेक्टेड आंसर है। मतलब यदि आप जल्दबाजी में गड़बड़ करेंगे या कुछ तुक्का वुक्का लगाएंगे तो आप ये तो नहीं लगाएंगे, कुछ अजीब सा लग रहा है ये, तो ऐसा लगेगा वोल्टेजेस क्यों बराबर होंगे। पर क्योंकि रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज अलग अलग हैं तो कुछ इस तरह से हुआ कि तीनों पर वोल्टेज सेम रहेगा। आंसर ए इज करेक्ट।